जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुई एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे यूपी एचजीएस में विगत वर्षों में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो दंड प्रक्रिया से संबंधित जो क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और गतांक से आगे मैं आज एक और क्वेश्चन और एक टॉपिक के साथ आया हूँ। धारा 348 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 348, जो कि पूर्व में भारतीय दंड संहिता जो है सीआरपीसी, उसमें धारा 311 के रूप में देख सकते हैं। धारा 311 में जो बातें कही गई थी वही बातें धारा 348 में यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम में है। और ये धारा एक है, छोटा सा सेक्शन है, कंटेंट्स बहुत छोटे हैं, लेकिन इस पे बार बार क्वेश्चन बनता आया है। कभी 5 नंबर का, कभी 10 नंबर का, कभी 20 नंबर का। अब 20 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब कि उस पर केस लॉ भी आपको देना है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और विषय पर आने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरा निवेदन है आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार को कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आइए समय न गंवाते हुए हम लोग विषय पर चर्चा करें। तो जो धारा 348 है, यानी कि पूर्व का धारा 311, पावर टू समन मटेरियल विटनेसेस आर एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, इसका जो धारा 311 सीआरपीसी में जो बातें कही गई थी हूबहू इसको यहाँ पर धारा 348 में रखा गया है। और इस पे क्वेश्चन हर साल लगभग एक प्रकार से कह लीजिए कि अंतराल में पूछे जाते हैं। तो इसके कंटेंट्स को देखते हम लोग क्या है पहले, उसके बाद से फिर हम लोग केस लॉ पर चर्चा करेंगे। जो कंटेंट्स है ये कह रहा है कि एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल आर अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। देखिए, एनी कोर्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब वो किसी भी कोर्ट की बात है। मजिस्ट्रेट का भी न्यायालय हो सकता है, वो एडीजे का न्यायालय हो सकता है, सेशन न्यायालय हो सकता है। इवन चूँकि दंड संहिता में हाई कोर्ट को भी एक न्यायालय के रूप में, न्यायालय मतलब वो कहिए कि जो ट्रायल खंड होता है, सेशन ट्रायल जैसे है, वैसे ही ट्रायल के रूप में एक न्यायालय के रूप में देखा गया है दंड प्रक्रिया संहिता में। तो यहाँ एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज, देखिए यहाँ जो 438 हम लोग देखते थे वहाँ पे इनहेरेंट पावर, उसके अलावा ये बात कर रहा है, वो इनहेरेंट पावर की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे इनहेरेंट पावर नहीं है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्राविधान दिया गया है जो कि निचली अदालत से लेकर के जो भी अदालत के रूप में माना जाएगा उसको ये कोर्ट के रूप में कह रहा है कि यदि कोर्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो एनी कोर्ट में at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case। पर्पस क्या होगा? केस के पर्पस से जो निर्णय है, डिसीजन टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, यहाँ बात कही गई है। यानी कि कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति की जो उपस्थित हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकेगा। किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा। और यदि न्यायालय को मामले के
न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा, उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा। देखिए, पावर कोर्ट को दिया गया है, लेकिन खासकर जो प्रैक्टिकल अनुभवी लोग हैं, अमूमन देखा जाता है कि किसी ऐसे साक्षी का विपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया है, उस स्थिति में भी महोदय द्वारा, अधिवक्ता महोदय द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जाता रहा है 311 का। अब ये धारा 348 में है। इसमें एप्लीकेशन दिया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा उस साक्षी का जिसका पहले से ही परीक्षा हो चुका है और हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर नहीं मिला है, कृपया उसको बुलाया जाए और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। इसी धारा के तहत वो लोग आते हैं। अब इस पर क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन बनाने का स्वरूप जो है वो थोड़ा सा इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आपराधिक विचारण में निम्नलिखित का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रति परीक्षा साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियोजन साक्षी परीक्षित हुए हों, तो इस पर जो है क्या नाम है कि क्वेश्चन बनते आए हैं इस तरीके का। तो अब जो बेयर है, अगर जो 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो आप पूरा बेयर उठा करके लिख दीजिए जिस तरीके से बेयर में प्रावधान है। और यदि बेयर प्रोविजन से हट के जैसे 10 नंबर में 20 नंबर में आ गया है तो आप केसों का वर्णन कर सकते हैं। जैसे बलवंत सिंह बनाम राजस्थान राज्य है, भगवान बेहड़ा बनाम महेश्वर बेहड़ा का है, ये बहुत ही लीडिंग केस है। अब बलवंत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में कहा गया है कि धारा 311 के अधीन आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग समुचित मामलों में जांच या विचारण के किसी प्रक्रम पर किया जा सकता है और विचारण तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि निर्णय न सुना दिया गया हो। और भगवान बेहड़ा बनाम महेश्वर बेहड़ा के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एस.के. रे ने धारा 311 के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति का विस्तार और उसकी परिधि पर प्रकाश डालते हुए यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि इस धारा के अधीन प्रति परीक्षा पक्ष के कथन समाप्त हो जाने के पश्चात भी यदि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी प्रस्तुत की जाती है जिसका मामले के विनिश्चय पर सार्वभौम रूप से प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय साक्ष्य की सुसंगतता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात मामले का उचित रूप से विनिश्चय किए जाने की दृष्टि से दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण के मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकता कि दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने में विलंब हो गया है। अतः प्रश्नानुसार प्रति परीक्षा साक्ष्य समाप्त होने के बाद भी अभियोजन का साक्ष्य लिया जा सकता है यदि वह सार्ववान हो एवं जिससे विनिश्चय पर प्रभाव पड़ता हो। तो ये जो क्वेश्चन था घुमा करके पूछा गया था सन 2018 में। इसी तरीके से जब आप अंसाल पेपर लेकर के बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन रिपीट होने का तात्पर्य मेरा ये है कि धारा 348 पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको घुमा घुमा कर पूछा जाता है। प्री में भी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं। तो इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम उस बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षण करें जहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसका महत्व ये है कि आपका 20 नंबर सॉलिड बन जाएगा। तो आप लोग इस धारा को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। यह आपके प्रैक्टिकल के रूप में भी काम आएगा जब आप प्रैक्टिस में आएंगे। तो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से खासकर उत्तर प्रदेश के जो हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम, उसमें इस धारा को जरूर टच किया जाता है, चाहे जिस रूप में टच किया जाए, 5 नंबर में, 10 नंबर में या 20 नंबर में। और भी लेटेस्ट डिसीजन यदि आप देख सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इस पर, तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 5 नंबर में आ सकते हैं, 10 नंबर में आ सकते हैं या 20 नंबर में आ सकते हैं। वीडियो चूँकि विलम्ब बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। नए वीडियो के साथ पुनः मैं आऊँगा और एक नया टॉपिक होगा। पुनः मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं इस प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए।
और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।